क्रिया। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। धातु हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं, जैसे पढ़ में ना पढ़ना, उठ में ना उठना आदि। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद केयस के इस तरह से लिखा जाएगा। क्रिया के भेद होंगे, केयस के आधार पर लिखेंगे, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के काल के आधार पर जो भेद करेंगे उस तरह से होंगे। इसी तरह कर्म के आधार पर होगा तो कर्म के आधार पर जो है वो ये यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। संरचना के आधार से पहले ये देख लो, काल के आधार पर तीन भेद होते हैं, दोनों का योग होता है 5। तो संरचना के आधार पर इसके 5 भेद माने गए हैं। अब इन भेदों का हम वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर करेंगे। पहले उनका वर्गीकरण देख लेते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ये रो इधर बना हुआ है, ये ऊपर न होकर के इधर ही इसके साथ जुड़ेगा, सकर्मक के साथ जुड़ेगा। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। इसी तरह संरचना के आधार पर जो 5 भेद किए गए हैं उनको इस तरह से समझेंगे। संरचना के आधार पर हम देखेंगे, संरचना के आधार पर 5 भेद जो है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पहला भेद है, संरचना के आधार पर इसका जो पहला भेद है वो है संयुक्त क्रिया। वो है, पहला भेद है संयुक्त क्रिया, दूसरा है नाम धातु, तीसरा है प्रेरणार्थक, चौथा है पूर्वकालिक और पांचवा है कृदंत क्रिया। तो यहाँ पर एस और के पहले और पांचवें में रहेंगे। इधर एस के साथ साउथ आ गया तो नॉर्थ भी आएगा, एस एन बन गया। और दोनों तरफ जो है वो पी पी कर लीजिए, बीच में दोनों जगह पी पी कर लीजिए। तो इस तरह बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले आएगा संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। तो ये संरचना के आधार पर इसके 5 भेद हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे काल के आधार पर। काल जो है वो 3 होते हैं, जो बीत गया वो भूतकाल, तो भूतकालिक क्रिया। वर्तमान में जो चल रहा है वो वर्तमान काल, तो वर्तमानकालिक क्रिया। और आगे जो आने वाला है वो भविष्यत, तो भविष्यकालिक क्रिया। ये काल के आधार पर 3 भेद हो जाते हैं। अब विस्तार से वर्णन करते हैं। पहले करेंगे कर्म के आधार पर। क्रिया शब्द का फल जब क्रिया पर पड़ता है, किस पर पड़ रहा है, क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, किस ज़्यादा प्रभावित कर रहा है किसे, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार, कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के दो प्रमुख भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया स अर्थात सहित, सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ या सहित, कर्म के साथ या सहित। स का अर्थ है सहित, स्व कर्म के साथ सहित अर्थ में हो जाता है। अर्थात क्या से जब उत्तर आ जाता है या कौन के साथ में इसका उत्तर आता है, तो यहाँ क्या से जब उत्तर आएगा तो वहाँ सकर्म क्रिया होती है। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्ता को छोड़कर के कर्म पर पड़ता है, तो वह सकर्म क्रिया कहलाती है। वह सकर्म क्रिया कहलाती है। जहाँ इसके साथ में पड़ेगा वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है और गीता सितार बजा रही है। अब यहाँ चित्र बनाना, सितार बजाना, तो चित्र और जो सितार हैं वो कर्म है, क्योंकि यहाँ जो है क्रिया का फल जो है वो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ रहा है। कर्म पर पड़ रहा है, क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है। तो यहाँ क्या बना रहा है, तो बच्चा, और क्या बना रहा है तो गीता, इनमें इस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो क्रिया का फल जो है वो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ रहा है, चित्र पर पड़ रहा है। इधर सितार पर बज रहा है, क्या बजा रही है, सितार बजा रही है। तो इस कारण से यहाँ सकर्म क्रिया होती है। सकर्म क्रिया के दो भेद हैं, जैसे इन दोनों में ही हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ही कर्म है तो ये एक कर्मक क्रिया में आएगा। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो उसको एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, यहाँ चित माँ के द्वारा एक ही कर्म करना, पढ़ना हो रहा है, इसलिए कर्म क्रिया होती है। द्विकर्म क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हों उसे द्विकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जो है वो छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब किसको सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये दोनों बातें जो हैं
ये 2 कर्म बना देती है। छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, संगणक सिखा रहे हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, संस्कृत में भी संगणक कहते हैं। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो एक कर्म तो ये हो गया। किसको सिखा रहे हैं? छात्रों को सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 कर्म बन जाते हैं। तो क्या सिखा रहे हैं? इसका उत्तर कंप्यूटर हो गया। किसे सिखा रहे हैं? बच्चों को, छात्रों को, छात्र सीख रहे हैं। इस प्रकार 2 कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं, तो यहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। उसके बाद है अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है, क्योंकि कर्म वहाँ पर उपस्थित नहीं होता, प्रयुक्त नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। हँसना, रोना, ये जितने भी हँसना, रोना, उठना, बैठना, ये अगर वाक्य में आ जाते हैं, तो वहाँ अकर्मक क्रिया का उदाहरण वह माना जाता है। इसको खास तौर से आप देखेंगे। जैसे आशा गाती है, तो यहाँ गीत गाती अगर होता, तो वहाँ उत्तर हो जाता हमारा, गीत गाती है होता तो हमारा उत्तर हो जाता सकर्मक। यहाँ जो है वो आशा गाती है आ गया, इसलिए वहाँ पर एक कर्मक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया कर्म वहाँ पर नहीं है। संरचना के आधार पर हमने 5 भेद किए हैं। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, और इसके आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार माने जाते हैं, 5 प्रकार इसके माने जाते हैं। पहला है संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो। संयुक्त क्रिया कब होगी? जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अलग अर्थ रखने वाली क्रिया का मेल होता है, तो वहाँ संयुक्त क्रिया उसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ऐसी जो परिभाषाएं हैं उनको ज्यों का त्यों दे करके खाली स्थान में आपको संयुक्त क्रिया, नाम धातु, विकल्पों में प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन दे दिया जाता है। अतिथि आने पर स्वागत करो। अब यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं, एक तो स्वागत है, एक आना है। ये 2 क्रियाएं हो गई हैं। इस वाक्य में आना जो है वो मुख्य क्रिया है, और स्वागत करो जो है वो जो सहायक क्रियाएं के रूप में प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार मुख्य और सहायक क्रिया दोनों का जो है वो संयोग हो गया, इसलिए यहाँ पर जो है वो दोनों का संयोग होने के कारण से यहाँ पर संयुक्त क्रिया जो है वो मानी जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती हैं। दूसरा भेद है वह है नाम धातु क्रिया। नाम क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जब आ जाते हैं ये जब आ जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, जब धातु की तरह, क्रिया की तरह जब प्रयुक्त होते हैं, उन्हें जो है वो नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ जो है वो संज्ञा है, लेकिन हथिया जो है वो नाम धातु है। इसी तरह से यहाँ पर सूखा विशेषण है, लेकिन सूखा जो है वो नाम धातु भी है। अपना सर्वनाम है, लेकिन अपना नाम धातु भी है। लेकिन जब ये नाम धातु के साथ प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ इसमें प्रत्यय लगा करके, यहाँ दिया ना कि नाम धातु शब्दों में प्रत्यय लगा करके जब क्रिया बनाई जाती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु के साथ जुड़ करके और वो नाम धातु का रूप जब ले लेते हैं, तो उसको धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो वो नाम धातु कहलाते हैं। नाम धातु के रूप में जब इसको ले लिया, तो यहाँ पर हत्या से हथियाना बन गया, सूखा से सुखाना हो गया, मात्रा छोटी हो जाती है। सुखाना में अपना का अपनाना बन गया। इस तरह से ये क्रियाएं बन जाती हैं। क्रिया जब बन जाती है तो उसको नाम धातु क्रिया कहा जाता है। इसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा का मतलब है खुद न करके प्रेरित करना। जब कर्ता स्वयं जो है वो स्वयं कार्य का संपादन न कर, स्वयं कार्य न कर, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए, दूसरे को प्रेरने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पाठ पढ़वाया, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, ये वाक्य है गांव में तालाब बनवाया। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया, बल्कि अन्य लोगों से प्रेरित करके उनसे तालाब का निर्माण करवाया था। यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया ये क्या होती है? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों, उनमें से एक क्रिया पूर्व मतलब पहले, दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई है। पूर्व का अर्थ है पहले, पूर्व का अर्थ है पहले, पूर्व का अर्थ है पहले। जब दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले जो क्रिया होती है
पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे आगे उदाहरण आने से पहले थोड़ा और डिटेल से समझ लीजिए। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। कर लगा करके सामान्य क्रिया को जो है वो पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। आजकल जो पेपर में पूछने का ट्रेंड है उसमें इस तरह के कथन दे करके और यहाँ पर पेपर में आपसे असंगत जो है वो पूछा जाता है। इसलिए ऐसे वाक्यों की डिटेल जो है उसको गौर से सुनना और समझना चाहिए। अब यहाँ पर मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। इसकी जगह इतना लिखा जा सकता है, उलट करके इसको लिख देगा कि मूल धातु में कर लगाने से पूर्वकालिक क्रिया को सामान्य क्रिया का रूप दिया जा सकता है। इस तरह उल्टे-पुल्टे शब्द लेकर के असंगत जो शब्द हैं उनको वाक्य जो है उनको बना दिया जाता है। बलवीर खेल कर पढ़ने लगेगा, पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर सो गया, तो पढ़कर, खेल कर ये जब बनते हैं मूल धातु के साथ में तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी होता है। तात्कालिक क्रिया भी होता है। तात्कालिक क्रिया के लिए हम आते ही, जाते ही, खाते ही, नहाते ही इस तरह की जो क्रिया के साथ में ते लगा देते हैं। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु प्लस ते से इस क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया तो ये इसमें आते ही जो होता है वो तात्कालिक क्रिया है। ये तात्कालिक क्रिया इसी का एक रूप पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप है तात्कालिक क्रिया। जो तत्काल का मतलब उसी समय घटित होना। तो इस तरह से ये इसका जो चौथा भेद था वो हमने पढ़ा। इसके बाद अपने आगे जो भेद होगा पांचवा भेद उसको पढ़ेंगे कृदंत क्रिया। कृत अंत में कृदंत की अगर संधि विच्छेद हम करें तो क्री और तय का द होता है, तय का द हो गया और बाद में अंत लिखा हुआ है कृत और अंत। कृत और अंत तय का द बन गया और द जो आधा था इस ए के साथ जुड़ गया तो द पूरा हो गया। तो क्री, द और न तय ये लिख दिया तो ये बन गया कृदंत शब्द। क्री और तय के साथ जो ए जुड़ा है द बन करके द पूरा न का न और तय तो ये बन गया कृदंत शब्द। इस तरह से बनेगा। तो कृत अंत इस तरह से बनेगा कृत और अंत। कृत अर्थात क्रिया, क्रिया शब्दों में वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने जो शब्द होते हैं वो कृत प्रत्ययों के योग से बने हुए जो शब्द होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाले और क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी जो क्रिया होती है वो कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे क्रिया है चल और क्रिया है लिख। चल और लिख ये क्रियाएं हैं। अब इसके साथ में ना जोड़ दिया प्रत्यय चलना बन गया। लिख में ना जोड़ दिया लिखना बन गया। चल के साथ में चलता ता बना दिया, चल कर बना दिया और लिखता बना दिया, लिख कर बना दिया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया के साथ साथ ये कृदंत क्रिया भी इस रूप में बन जाती है। तो ऐसे अगर जुड़े हुए हैं तो वो कृदंत क्रिया के उदाहरण माने जाते हैं। अब यहाँ अगर चलकर उसके बाद में आगे और कोई क्रिया है तो वहाँ वो पूर्व काल के रूप में क्रिया होने पर पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। वहाँ पर मुख्य तौर पर वही उत्तर सही माना जाएगा। अगर इस तरह सामान्य तौर पर एक कोई लिख करके बताया जाए तो वहाँ पर जो है वो कृदंत क्रिया मानी जाएगी। इसके बाद है काल के आधार पर। जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। शुरू में हमने बताया था काल के आधार पर जो हमने 3 प्रकार की जो क्रियाएं बताई थी। एक तो कर्म के आधार पर और एक संरचना के आधार पर और तीसरा जो बताया था वो काल के आधार पर। तो काल जो है वो 3 है और कर्म जो है वो 2 हैं। दोनों का योग जो है वो संरचना। 5 प्रकार का भेद अभी हमने पढ़ा है। अब काल के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। काल के आधार पर, समय के आधार पर जिस काल में जिस क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। अब सबसे पहले भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता हो, जानकारी होती हो, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया। अब गया, विदेश गया, चला गया
उसने बहुत सुंदर गीत गाया। ये जो उदाहरण हैं तो भूतकाल का बोध करवाते हैं, इसलिए भूतकालिक क्रिया कहलाती है। वर्तमानी काल की क्रिया जो है वर्तमान काल की, जो वर्तमान का अर्थात जो अब चल रही है, वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने, कार्य के पूर्ण होने या संपन्न होने या होने का बोध होता हो, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है, तो रहा है और ता है, इस तरह की जो वर्तमान काल का बोध कराने वाली क्रियाएं होती हैं, उसको वर्तमान कालिक क्रिया कहा जाता है। तीसरा और अंतिम भेद इसका है काल के आधार पर भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में, भविष्य में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है, भविष्यकालिक क्रिया होती है। गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। इस तरह के जो उदाहरण होते हैं, वहाँ पर इसी का प्रयोग किया जाता है। प्रतियोगिता में भाग लेगा, इस तरह के उदाहरण जब होंगे तो वहाँ जो है वो प्रतियोगिता में भाग लेगा, वर्तनी का ध्यान रखेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेगा तो जाएगी, भाग लेगा, इस तरह के जब उदाहरण आ जाते हैं तो वो भविष्यकालिक क्रिया के उदाहरण माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा क्रिया के बारे में। टॉपिक छोटा सा है लेकिन इससे भी प्रश्न भाषा के रूप में संगत असंगत पूछा जा सकता है और हमें इस पर पूर्ण गौर करते हुए इन सभी बिंदुओं को छूना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।